नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम चार की चौकड़ी में बात करने वाले हैं चार बड़ी खबरों की जो जुड़ी है राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधे सरोकार से। तो चलिए बिना किसी देर के रुख करते हैं आज की चार बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र में किसानों का हंगामा, सीएम को 48 घंटे का अल्टीमेटम। वहीं दूसरी खबर यमुनानगर से है, जहां यमुनानगर में पुलिस पर दबंगई के आरोप, एसएचओ का थप्पड़, वीडियो वायरल। वहीं तीसरी खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर में नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का समापन, खिलाड़ियों को सम्मान। वहीं चौथी खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में महिला 11 घंटे टंकी पर चढ़ी रही, पुलिस आश्वासन पर उतारी गई है। तो चलिए जानते हैं हर खबर को विस्तार में। पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है। जी आपको बता दें, किसानों ने मिल पर गेहूं खराब करने के आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दंडवत यात्रा निकाली जाएगी। नहीं भाई साहब, कोई फर्जी मामला नहीं है। हम ना सबूतों के साथ आए हैं। कई बार कह देते हैं बोले ना कोई सबूत नहीं है। ये पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में सारा कुछ ले रहे हैं हम, सारी वीडियो। और आपको भी, सारे पत्रकार साथियों को भी हमरा वो वीडियो भेजी है कि जिस प्रकार ये पानी छिड़क रहे हैं और उसको वो बताते हैं कि नहीं बरसात हुई है। उनका इंद्रदेव आपको दिखाया पाइप के रास्ते से कैसे पानी छिड़का रहा। तो ये तो ना सरासर मतलब बीपीएल परिवारों से और सरकार को चूना लगा रहे हैं। कोई भी दो तंत्र होते हैं देश में, एक भ्रष्ट तंत्र और एक लूट तंत्र। ये लूट तंत्र वाले जो हैं मतलब ये बेचारे तंत्र को मार रहे हैं। कोई भी कानून लागू होते, कोई भी मतलब जैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं वो। अगर मैं किसी कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान करता हूँ, मेरे खिलाफ एकदम मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन ये सरकार के अधिकारी जो भ्रष्ट तंत्र में है, ये कुछ भी नुकसान कर ले सरकार के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं होता। सिर्फ बेचारा समाज पर ही पर्चा दर्ज होगा, लुटेरा समाज पर कभी पर्चा दर्ज नहीं होता। हमारी तो सीएम साहब से गुजारिश है कि एक तो इस भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके इनकी संपत्ति की जांच हो और इन पर जो भी ऑफेंस बनता है उसके तहत इनको पकड़ के पुलिस के हवाले करे जाए। अगर कोई आदमी 200 रुपए की चोरी कर ली ना, गांव में पीटता लिया ये स्टाफ ना, अरे एडी एडी चोरी करें इनको, ये क्योंकि व्हाइट कलर में चोरी करते हैं, ये ब्लैक कलर में नहीं। ये ब्लैक कलर वाले चोर, व्हाइट कलर वाले चोर हैं। इन चोरों का पर्दाफाश करने के लिए हमने ये पेन ड्राइव भी बनवाई है और आप सबको वीडियो भी दिखाई है कि कैसे करते हैं। और सीएम साहब को ज्ञापन देंगे, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। मौके पर अधिकारी बुलाए थे तो क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं भाई साहब, अधिकारी भी डीएफएससी के थे। वो तो शुरू से ही मतलब पूरा तंत्र भ्रष्ट है, क्योंकि एक डीएफएससी भी 10 रुपए क्विंटल की वो मांगता है, रिश्वत मांगता है। ये परसों के अखबार में भी थी। तो जो अगर चोर ही बिल्ली नाम दूध की रखाली बैठा देंगे, दूध क्या बचेगा? वो तो वही काम हो रहा था। वहां उन्हीं के विभाग के दूसरा अफसर आगे होगा, मैं जांच करूंगा। तो जांच किसी और विभाग से कराई जाए, पुलिस से करवाई जाए, तब पता लगेगा कि कौन सा क्या हो रहा है। ज्ञापन सौंपेंगे? बिल्कुल, आज सीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। अल्टीमेट भी देंगे दिनों का? देखो 10-12 दिन का अल्टीमेट देंगे, अगर उसके बाद कुछ नहीं होता तो दंडवत यात्रा करके सीएम साहब का घेराव करेंगे। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री, नायब सैनी मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी डीलिंग छोड़कर उत्सव मना रहे हैं, जो दिन रात उत्सव मना रहे हैं, आप जाति दरों में उलझे हुए हैं, उसको छोड़कर अपने प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लो। जो भ्रष्टाचार अब चरम सीमा पर बढ़ चुका है, जो बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती थी, उस तरफ ध्यान दे लो। इन उत्सव में लोगों का ध्यान मत भटकाओ। तो मैं यही कहूंगा कि सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में जो गेहूं के नाम पर मंडियों को लुटा जा रहा है, और जब गेहूं आज जो सेलरों में रखी गई है उस पर डीएफएससी के इंस्पेक्टरों द्वारा खुद डीएफएससी सम्मिलित है। तो जब हमने आलमपुर गांव में जैन राइस मिल में मौके पे पकड़वाया, इंस्पेक्टर मौके पे आया अंकुर जांगड़ा, और देखो वो
अफसर जो पहले चावल घोटाले में सम्मिलित है करनाल में पेवा में, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है और उसकी जांच चल रही है, उसको CM सिटी में मुख्य उस पे बिठाया गया। और वो कह रहा है मेरे को आप एप्लीकेशन दो, मैं जांच करूंगा। और वो कह रहे थे तो बरसात का पानी है, अरे आप डूब मरो। ये बारिश कब होगी? यहाँ तो ही नहीं। आज सबको पूरे हरियाणा प्रदेश में पता 15 दिन से कोई बारिश नहीं है। और हमने पेन ड्राइव में ले रखे वो पानी डालते हुए की वीडियो बना रखी है। जब बाड़ी खेत को खाएगी, जब रक्षक ही बक्षक बन जाएगा तो देश को कौन संभालेगा। जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे एक नारा दिया जाता था प्रार्थना के बाद कि देश को कौन संभालेगा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। आज ये जो लाखों की 2-2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं उस कुर्सी पर बैठ के, जिन्होंने सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करनी थी, आज वही उस कुर्सी पर बैठ के सरकारी खजानों पे करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं। ये केवल कुरुक्षेत्र का मामला नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश में मिलकर इसमें चंडीगढ़ पंचकुला के जो बड़े अधिकारी है वो भी सम्मिलित है। मैं कहता हूं कि इनकी संपत्ति की जांच होना चाहिए और जो अंकुर जांगड़ा DFS है उसकी संपत्ति की जांच करके उनको तुरंत 48 घंटे का अल्टीमेट देते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उनको CM सिटी कुरुक्षेत्र में इस सीट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इनको नहीं हटाया गया, जो मुख्यमंत्री हम न्याय के लिए आए हैं, सबूत लेकर आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री आप उस चोले में आके ज्ञापन लेते हो तो यहाँ पर ऐसा CM हाउस नहीं होना चाहिए। वो CM हाउस होता है पब्लिक को न्याय देने के लिए। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो हम इस CM हाउस का भी ताला लगाने का काम करते हैं। यमुनानगर में पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। SHO नरेंद्र राणा पर बीच बाजार एक युवक से मारपीट के आरोप लगे हैं। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस पूरे मामले को लेकर पुलिस की छवि पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आदमी हूँ भाई, फैक्ट्री का आदमी हूँ मैं, संजीव कुमार। संजीव जी, क्या मामला हुआ? सर मैं ना यहाँ परवीन ढाबे पे खाना खाने के लिए आया था। मेरी बाइक बिल्कुल साइड में लगी हुई थी, आप कैमरे में चेक कर सकते हो, जैसे मर्जी चेक कर सकते हो, ठीक है जी। पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा भाई ये कार किसकी है। भैया ने मेरे को गाड़ी की चाबी दी। वो कहने लगे भैया संजू तो आगे गाड़ी की चाबी, संजीव आगे गाड़ी खड़ी करिया। मैं उसकी गाड़ी जैसे ही खड़ी करके आगे साइड में लगा के, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, इन्होंने कहा भाई बाइक किसकी है। उन्हें इनसे पूछा होगा मेरे यार दोस्त से, तो उन्होंने कहा भाई संजीव की है, वो आ रहा है गाड़ी खड़ी करके आ रहा है, उसकी गाड़ी है। जैसे ही मैं गाड़ी के उनके पास पहुंचा, उन्होंने मेरे को सीधा यहाँ थप्पड़े मारने शुरू कर दिए। अच्छा। तो मैंने कहा जनाब बात क्या हुई है। कह रहे बाइक किसकी है। मैं कहा जी बाइक मेरी है, मेरा नाम RC है, मेरा नाम हुआ है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। तो उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी, उन्होंने मेरे सीधे और थपेड़े मारने शुरू कर दिए। 6-7 थपेड़े मारे उन्होंने। कौन था जी? ये हरेंद्र राणा चिंगम। सिंगम? हाँ जी। तो आपने उनको कहा नहीं सर चलान काट दिया? कहा मैंने सर, मेरी उन्हें तो सुनी नहीं। उन्होंने मेरे को थप्पड़े मारने शुरू करे, गाली देनी शुरू कर दी, गाली गलौज करने लग गए। कहाँ रहते हैं क्या? मैं गंगानगर कॉलोनी जगाधरी जी। अच्छा, क्या काम करते हैं सर? मेरा फिलिंग मशीन है जी, फिलिंग फैक्ट्री है जगाधरी चनेटी रोड पे। तो अब क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं जी। मेरी बाइक उठा के ले गया है, मेरा चलान काटो कोई दिक्कत नहीं, पर थप्पड़ मारने का तो मतलब नहीं है ना मेरे सर। ये बताओ कौन से कानून में थप्पड़ मारना लिखा हुआ है सर? गुंडागर्दी चल रही ये सरेआम पुलिस वाले गुंडागर्दी है सर। मतलब एक फैक्ट्री वाले को मारे जा रहे हैं? फैक्ट्री वाले को मारे जा रहे हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं है सर, हमारी में तो कोई इज्जत होगी। हमें 50 आदमियों को रोजगार दे रहे हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है सर। हमारे को थप्पड़ मार रहे हैं सरेआम सड़क के बीच में। जब हमारी बात तो सुननी चाहिए ना उन्होंने, वो हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारे को सीधे थप्पड़ मार रहे हैं बताओ आके। क्या मांग करते हैं? मैं इंसाफ की मांग करते हैं सर। मेरे को बाइक के कोई दिक्कत नहीं, बाइक का चलान काट दो 10,000 का चाहे 15,000 का, कोई दिक्कत नहीं, पर उसने थप्पड़ मारा ना, थप्पड़ का इंसाफ चाहिए सर। तो जैसे आपके साथ इतनी आपकी फैक्ट्री है, आपको मारा होगा, आगे पीछे तो पता नहीं कितने गरीब लोगों को मारपीट कर, पता नहीं कितनों को मारते होंगे सर। ये तो इनका तो गुंडागर्दी चल रही है सरेआम। और भी सड़क पे बाइक खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, कार खड़ी है, उनके सबके चलान काटो। कार वाले की चाबी तो आपकी कहाँ खड़ी थी? पार्किंग में थी? मेरी तो पार्किंग में खड़ी थी सर बाइक। कार वाले की चाबी दी गई? मेरे से कार वाले की चाबी छीनी थी उन्होंने, कार वाले की चाबी उसको दे के चले गए। वो पता नहीं किसका फोन कराया, पता नहीं किसका, उन्होंने किसका फोन आया उनके पास, वो गाड़ी की चाबी दे के चले गए। ना भाई साहब आपको? मेरा संजीव कुमार जी। संजीव जी, देर रात क्या हुआ जो पुलिस के साथ किसी प्रकार की बहस और मारपीट हुई है? कोई बहस नहीं हुई जी हमारे साथ। उन्होंने हमारे को आके हमारी बाइक के पास आके हमारे को मारना शुरू कर दिया जी। कोई बहस कोई कुछ नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ उनको यही पूछता है जनाब बात क्या हुई, जनाब बात क्या हुई। तो उन्होंने कुछ नहीं सुना, मेरे को मारने लग गए। 6-7 थप्पड़ मार दिए मेरे।
इन्होंने। तो आप कहाँ गए थे और किन लोग प्रवीण ढाबे पे खाना लेने के लिए गए थे जी। कौन सा यार दोस्त थे जी। कितने की संख्या में थे? हम थे जी 5 जने। अच्छा, हाँ जी। तो आप खाना खा के वापस आ रहे थे या खाना पैक करा के? खाना पैक करा लिया था जी, चलने लग रहे थे बस। अच्छा, तो वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। कर्मचारी था वो अरेंद्र राणा जय सिंघम जी। यमुनानगर पुलिस स्टेशन? हाँ जी, यमुनानगर सिटी थाना जी। क्या बात हुई थी, कैसे उन्होंने आपको? कोई बात नहीं हुई जी, बस आके कुछ पूछा ही नहीं है, बस आके थपेड़े मारने शुरू कर दी जी। मेरी बाइक बॉन्ड कर दिया बिना वजह? बिना वजह के जी। आपने कारण नहीं पूछा भी क्या बात? कारण तो पता ही नहीं, कारण पूछने के चक्कर में तो उन्होंने मेरे को मारा। तो अब क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं जी अपना। तो लगता है कि पुलिस की गुंडागर्दी है? हाँ सरेआम गुंडागर्दी है जी। मान लीजिए पुलिस वाले एक दूसरे को सड़क पे मारेंगे तो लोग क्यों नहीं मारेंगे किसी को। उसकी शिकायत कहाँ पे दो? एसपी साहब को। विकास कुमार है। विकास जी, हुआ क्या था रात? ऐसा है जी, ये खाना लेने गए थे के ढाबे पे। तो जैसे खाना लेके बाहर निकले ना, वो उधर से गाड़ी लेके आए, बोले भाई के किसकी आया हुआ है? ये बोले जी हमारी है, कोई बात नहीं, ये क्या दिक्कत है आपको? इन्होंने कहा कि अगर कागज चाहिए तो कागज दिखा देंगे। उसने साथ ही कांटा मार दिया। तो इन्होंने कहा जी अगर चलान करना चलान कर लो, बाइक के कागज देखने कागज देख लो, हम लोकल आदमी है, व्यापारी आदमी है जी। भाई हमने कोई गुंडा कर दी तो यहाँ गुंडा तो है नहीं, हम भाई यहाँ कुछ कांड करने आ रहे। तो जी उन्होंने आके सीधा चांटे मारना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं पूछी, कोई कुछ नहीं पूछा। ये चलान करना चलान करो आप, इसका मतलब ये थोड़ी है आप शहरवासियों को, आम आदमी को परेशान करोगे। सरेआम गुंडा कर दिया जी, तो पूरी सुरक्षा के लिए है जी। गुंडा को तो कुछ कहते नहीं है, उनसे तो पैसे खाते हैं, सिर्फ आदमी को परेशान करते हैं जी। अभी क्या मांग कर? ये व्यापारी आदमी है जी, 100 आदमी का रोजगार दे रखा है जिसने। यही नहीं महबूज है तो कौन होगा जी शहर में। मांग यही है जी, हम एसपी साहब पे जाएंगे और सस्पेंड की दरखास्त देंगे। तो क्या ये जो पुलिस कर्मचारी है पहले भी पब्लिक के साथ इसकी तो बहुत ज्यादा है जी, कई शिकायतें आई हुई हैं जी, बहुत इसने परसों भी एक जमुनानगर का आड़ती है, उसके लड़के के मारा। एक हमारा आड़ती भाई है जी यमुनानगर का, उसने वो चांटा मारा जी। उसने चांटा मारा, बल्कि वो भी हमारे साथ जाएगा। हाँ जी। उसने बोला हमारे पास सबूत नहीं था, पर तूने सबूत ले लिया। और भी काफी शिकायतें हैं सीसीटीवी इसके साथ। हाँ जी, हाँ जी। इसके खिलाफ कभी सबूत नहीं मिला जी, पर वहाँ सबूत मिल गया वीडियो में। क्या सबूत मिला? वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग है। गोरखपुर में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का भव्य समापन हुआ। जो आपको बता दें, देश भर के 20 राज्यों से करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। लगा कि गोरखपुर की इस ऐतिहासिक रामगढ़ झील में जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और इसमें 20 राज्यों के लगभग 300 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करके प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं सबसे पहले सभी प्रतिभागी टीमों के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को और इसके स्थानीय आयोजक यूपी रोइंग फेडरेशन को, एसोसिएशन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रामगढ़ ताल को इस प्रतियोगिता के लिए चुना और इस प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे भी फाइनल के 2 मैच देखने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि देश के अलग अलग कोने की टीम यहां पर आकर के इस रामगढ़ ताल का जो सही उपयोग होना चाहिए था, वो सही उपयोग
इन युवाओं के भविष्य को सजोने संवारने के साथ ही भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में उपयोग हो रही है। और यह देख करके एक आनंद की अनुभूति हुई। मैं इसके लिए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को इस संपूर्ण आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण भारत के अंदर भी और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास तेजी के साथ हुआ है। और मेरा मानना है युवाओं की दृष्टि से यह एक बहुत शुभ लक्षण है। कहते हैं ना कि जिस देश का युवा सकारात्मक हो, अपनी शक्ति का सकारात्मक उपयोग कर रहा हो, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा रहा हो, उस देश का भविष्य उज्जवल होता है। स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा सकारात्मक सोच के साथ एक टीम भाव के साथ कार्य करता है और नकारात्मकता से, नशा से दूर रह करके समाज को एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ करके सेल्फ डिसिप्लिन का जीवन में क्या महत्व होता है यह बताता है। और वह एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पिछले 11-12 वर्ष के अंदर देश के अंदर विकसित हुआ और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने उस इकोसिस्टम को अपनी तेजी के साथ विकसित किया है और रामगढ़ झील उसका उदाहरण है। और आज उन सब खिलाड़ियों को जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर जब मैं यहां प्रतियोगिताओं को देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। विपरीत परिस्थितियां थी, तेज हवा चल रही थी, लेकिन तब भी मुझे उस समय महान साहित्यकार सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां याद आ गई, जो उन्होंने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। शिलान्यास हुआ, पूजा हुई। आज रोइंग में इतिहास हुआ। 1990 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ कि उत्तर प्रदेश के बच्चों ने गोल्ड जीता। एक जोरदार ताली सभी बच्चों के लिए। इनफैक्ट और भी यहां से मध्य प्रदेश के बच्चे आए हैं, उड़ीसा के बच्चे आए हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आए हैं, बंगाल से आए हैं। सभी लोगों को, जितने लोगों ने आज गोल्ड जीता, ब्रॉन्ज जीता, सिल्वर जीता और जो नहीं जीत पाए वो भी विजेता हैं, क्योंकि सबने प्रयास बहुत अच्छा किया। हवा में बहुत तेजी थी, इस हवा के इस रुख के और स्पीड में भी रोइंग को चलाना ये बहुत अद्भुत बात है। इजिप्ट में ये शुरू हुआ था जब नाव लोग लेके चलते थे। 3000 सदी के पहले की बात है। नाव जब व्यापार के लिए नाव होता था, बाद में ये काइकिंग में आया, रोइंग में आया, थेम्स रिवर तक पहुंचा। पर लंदन में एक रिवर है जिसका नाम है थेम्स। मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमेशा मैनपुरी में पुलिस कार्रवाई से नाराज महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। जी आपको बता दें, करीब 11 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। महिला आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ी रही। आखिरकार पुलिस के आश्वासन के बाद महिला टंकी से नीचे उतरी है। ये घटना नंदिनी उर्फ रत्नेश है। ये चढ़ गई थी टंकी पे सुबह, 112 से सूचना मिली। और घटनाक्रम ऐसा है कि 3 दिन पहले इनके जो कश्यप समाज के हैं, आपस में पारिवारिक हैं, इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसपे महिलाएं को झगड़ा हुआ था। तो महिलाओं को, दोनों पक्ष की महिलाओं को, एक पक्ष से 3, एक पक्ष से 2 महिलाओं को थाना पुलिस द्वारा 100 जो CRPC के अंदर कार्रवाई कर दी गई थी, निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई थी। उसके बाद परसों फिर इन लोगों में हो गया
और इन्होंने फिर तहरीर जो दी वो थाने में लेके लूट की गई कि घर में घुसे, मारपीट की गई और सामान लूट लिया गया। पुलिस ने जो जांच की, जांच में पुलिस ने पाया मारपीट तो हुई, तो उस आधार पर फिर मेरे यहाँ आई, ये लूट की ही चाह रही थी, तो मेरे द्वारा भी कहा गया कि हाँ ठीक है, जांच करवा के 14 दिन का होता है। थाने ने भी यही कहा था कि 14 दिन का कार्रवाई होती है 7 साल से कम वाले में अपराध में, लेकिन जांच करवा के लिखने के लिए कहा गया था। कल ही आई थी, लेकिन ये आज जो है सुबह से चढ़ गई। फिर अधिकारियों को बताया गया तत्काल, तो अधिकारी ने कहा कि ठीक है, जैसी तहरीर दी उस तहरीर के आधार पर मुकदमा करवाई। 14 दिन का समय होता है, लेकिन हम लोग 24 घंटे में ही तुरंत जांच करके और आज मुकदमा लिखा दिए। और जैसा मुकदमे में तथ्य होंगे, जो साक्ष्य मिलेंगे मेडिकल आदि में, उसी हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। 4 घंटे पहले करीबन इनको FIR की कॉपी भी दे दी गई थी, लेकिन इनका कहना था कि 307 और बढ़ाइए। जो तहरीर दी थी उस हिसाब से 307 नहीं बन रही थी, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, मेडिकल आपका कराया जाएगा और मेडिकल जो उपलब्ध है उसके आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई आप सभी जानते हैं की जाती है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, ऐसा नहीं लगता कि जैसे दबाव बना के ये कार्रवाई करवाई जाए, ऐसे तो क्या इन लोगों के खिलाफ इस चीज की भी जांच की जाएगी कि ये लगातार ऊपर बात करते नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि नीचे उतरने को ये हुई, लेकिन फिर नीचे उतरते उतरते फोन आ गया कोई, तो फिर ये नहीं होती। तो इससे बिल्कुल प्रमाणित है, साक्ष्य है कि कोई इनको गाइड कर रहा था जानबूझ के कि नीचे मत उतरिए। तो उसकी भी CDR निकलवा के ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो जनसामान्य और पूरा अमला यहीं पे जी पूरे दिन सारा अमला, सरकारी अमला यहीं रहा और दूसरे काम भी बाधित होते रहे, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? रत्नेश। रत्नेश जी, आज आप यहाँ टंकी पे चढ़ी हुई थी, क्या कारण था, क्या मांगे थी आपकी? मांगे हमारी ये थी, हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया था ना, इसलिए हम टंकी पे गए थे। मतलब हमारे पड़ोस में झगड़ा हुआ था ना, और उनके लड़के आके और बाहर से गुंडे भी बुला के मेरा जंगला तोड़ के अंदर घुसे हैं, अंदर मारपीट की है, जो सामान था वो भी लेके गए हैं। और मैं मुंबई से आई थी शनिवार को, 50,000 रुपया भी लेके आई थी, मैंने लोन निकाला है ना, तो उसकी जमा करने के लिए वो भी निकाल के ले गए हैं। चैन थी और कुंडल थे, 2 अंगूठी थी और 50,000 रुपया था, वो सब लेके गए हैं। और 7 आदमी थे, कुछ को जानते हैं कुछ को नहीं जानते हैं हम। क्या मारपीट की थी आपको? मारपीट बहुत की है, हमारी ननद है वो गैर होश भी हो गई थी। फिर हम उधर गए थाने में, तो दरोगा साहब ने हमारी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। कब की घटना है? ये है कितना तारीख, परसों की है। हाँ, थाने गई थी, क्या कहा? थाने बोल दिया था कि हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, उनके बड़े बड़े अधिकारियों का फोन आ रहा है, इसलिए हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से आप टंकी पे? हाँ, इसी वजह से हम टंकी पे। फिर हम उधर भी गए थे CO सर से, CO सर से गए थे। सर ने बोल दिया तुम झूठा आरोप लगा रही हो, झूठा केस बना रही हो। तो मैं सर से ये बोली, मैं झूठा आरोप अगर लगा रही हूँ तो आप आ जाओ, मैं उधर ही बैठती हूँ और तुम मेरे गांव में चल जाओ, गांव में जाके उधर देखो और सब लोग बयान दे देंगे तब मानना। तो वो नहीं आए, और मैंने बोला मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, वो भी नहीं देखे हैं, थाने में भी नहीं देखे हैं। अच्छा, आप कब चढ़ी थी टंकी पर? सुबह 7:30 बजे ही चढ़ गई थी। ये कारण था, मेरी माँ की पहले मारपीट की होगी, तो मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं अपनी ससुराल थी। और फिर मुझे पता लगा, गांव वाले ने बताया तुम्हारी माँ की बहुत बुरी तरह से मारपीट की है, तो मैं उनको देखने आई। तो मैं देखने आई, एक दिन तो कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। दूसरा दिन हुआ, फिर इन लोगों में झगड़ा होने लगा, तो इनकी बहसबाजी हुई। इसी बहसबाजी से ये लोग रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी, रास्ते में रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी, तो उसकी माँ ने फिर ईंट मार दी, इन लोगों के ईंट मार दी, तो उनके सूजन आ गई। फिर इन लोगों ने 112 पे कॉल की, तो पुलिस आई, तो इन लोगों को बैठा के ले गई। उसके बाद मैं घर पे पहुंच गई, और मेरी छोटी भाभी थी और घर पे कोई भी नहीं था, और मैंने गेट लगा के मैं सो गई, मैं लेट गई थी। हाँ, लेट गई। उसके बाद मुझे एकदम ही जब ईंटा मारी है किवाड़ा में, तो मुझे पता लगा कि कोई आया है। तो मैंने उठ के देखा तो 5 लोग थे, और उसकी माँ थी और उसकी लड़की भी थी। तो उन लोगों ने पहले तो गेट में मारा, तो गेट टूटा नहीं था। फिर उन लोगों ने जंगले में मारा, जंगले में मार के ईंटों फीटों से और मारपीट की, और हंसले हर चीज ले रहे, हंसले। आज आपकी भाभी जी आज उस टंकी पे चली थी, क्या? हाँ, यही कारण है, हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। बहुत बुरी तरह गंभीर से मारपीट की है, जानलेवा हमला किया है। हाँ, पुलिस के पास गई थी, पहले मैं गई हूँ करेल, मैं साथ में गई थी।
मैं करैल में गई तो मैंने उनसे जो बैठते हैं दरोगा जी उनसे बात की, मैं हाथ जोड़ के बात करने गई। वो बोले कि आपके घर से कोई एक भी मर जाएगा फिर भी आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसी बोले वो लोग कि आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर उसके बाद दूसरा दिन हुआ तो मैं इन लोगों ने बोला कोई बात नहीं है तो तहसील में जाओ, जो सीओ बैठते हैं उनसे बात करो। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।